हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है शुंग मूर्तिकला का वर्णन कीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है, जिसमें कि DTU 2012, 16 और 18 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखा गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट वृहदरथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने जिस राजवंश की स्थापना की, आगे चलकर वह शुंग काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों यहाँ पे जो वृहदरथ हैं, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना की थी मौर्य वंश की, उसके जो है अंतिम सम्राट थे। और इनकी हत्या करने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने जो है एक राजवंश की स्थापना की थी, जिसे जो है आगे चल के शुंग काल के नाम से जाना गया। इसी समय दक्षिण में सातवाहन शासकों का शासन था। इन दोनों राजवंशों ने कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, अतः इस काल को शुद्ध सातवाहन कला कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिण में जो है सातवाहन शासकों का शासन था, और इन लोगों ने जो है, दोनों लोगों ने, शुंग ने और सातवाहन शासकों ने जो है बहुत ही ज़्यादा कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। तो इस वजह से इस काल को जो है शुंग सातवाहन कला कहना अधिक तर्कसंगत या अधिक अच्छा है या उचित है, तो उचित प्रतीत होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मूर्तिकला यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ जो हैं वो शुंग काल में किस तरीके से थीं। तो शुंग काल में उत्तरी भारत में दो शैलियाँ विकसित हो रही थीं। इनके केंद्र मथुरा एवं गांधार थे। दोस्तों जब शुंग ने जो है वृहदरथ की यानी कि मौर्य के अंतिम शासक की हत्या कर दी, तो उसके बाद जो है जैसे कि गांधार पे, मगध पे, दोनों पर जगह पे जो है जो कब्जा था उन्होंने इसे ले लिया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उत्तर शुंग काल में उत्तरी भारत में दो शिल्प शैलियाँ विकसित हो रही थी, एक मथुरा में और एक गांधार में। और दोनों शैलियों में जो है बुद्ध की प्रतिमाएं निर्मित हो रही थी, यानी कि बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति बनाई जा रही थी, परंतु उनकी निर्माण शैली भिन्न भिन्न थी, क्योंकि एक गांधार में बन रही थी और एक मथुरा में बन रही थी। इसमें कैसी भिन्नता थी? मथुरा के कलाकार लाल बलुई पत्थर का उपयोग करते थे। मथुरा में जो कलाकार थे वो लाल बलुई प्रकार का जो पत्थर था उसको उपयोग करते थे। यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार इस समय की मूर्तियों में लालित्य एवं रूप विधान का विकास हुआ। इस काल की मिट्टी की मूर्तियाँ भी अत्यधिक आकर्षक हैं। यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि एक इतिहासकार हैं जाने माने, उनका जो है ये कहना है। इसको भी आप अपने आंसर में लिखने से आपके आंसर की जो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, तो उससे जो है जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो इतिहासकारों के कथन होते हैं उन्हें आप ज़रूर मन में रख के जाएँ एग्जाम में। आगे चलिए देखते हैं। छोटे छोटे पशु एवं मानवकृत मूर्तियों से भारतीय मूर्तिकला का ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ मौर्यकालीन मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ भद्दी एवं भडोल होती हों, वहीं इस समय मिट्टी की मूर्तियाँ और भी आकर्षक बनाई गईं। टेराकोटा कला व रूपरेखा आभूषणों में भी अपनाई गईं, यानी कि टेराकोटा की तरह से भी बनाई गईं और रूपरेखा आभूषणों में भी अपनाई गईं। बीटा से कुछ टेराकोटा प्राप्त हुए हैं। इन्हीं में से एक गोलकार अलंकृत मेडल भी है। इस पर दोनों ओर एक ही दृश्य उत्कीर्ण है। ऊपर की ओर दो मनुष्य कुछ देख रहे हैं, नीचे चार घोड़ा का रथ, रथी एवं सारथी चित्रित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भीटा जो है वहाँ से जो है एक टेराकोटा प्राप्त हुआ था, जो कि एक गोलाकार अलंकृत मेडल है, जिसमें कि एक ही जो दृश्य है वो दोनों तरफ उत्कीर्ण है। और इसमें दृश्य में क्या खास बात है कि ऊपर की ओर दो मनुष्य कुछ देख रहे हैं और नीचे चार घोड़ा का रथ है, और रथी है जो रथ को चलाने वाला, और सारथी है यानी कि रथ पे बैठने वाला। आगे कहा जा रहा है कि कुल्लू के गुंडला नामक स्थान से तांबे का लोटा भी प्राप्त हुआ है। चारों ओर चित्र बने हैं। बिहार के बुलंदी बाग से खड़ी नारी की मूर्ति मिली है। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो आप एग्ज़ाम में अगर इसे लिखते हैं तो आपको जो बहुत अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि ये सब फैक्ट हैं और ये सब सही बातें लिखी गई हैं। इसमें जो है आप कुछ बना के नहीं लिख रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। तो ये सारी बातें ज़रूर लिखें। बिहार के बुलंदी बाग से खड़ी नारी की मूर्ति मिली है। इसका मुखमंडल गोल, वाम हस्त कटी पर दाहिना हाथ लटक रहा है, मस्तक पर फीता बंधा है। इसके बावजूद एक करधनी प्रमुख आभूषण है। यह हाथ में कमल लिए है,
यहाँ पे दोस्तों देखिए एक ही मूर्ति की कितनी ज़्यादा जो विशेषताएं बताई जा रही हैं कि जो बिहार के बुलंदी बाग से खड़ी मूर्ति मिली है उसका मुखमंडल गोल व मस्त कटी पर और दाहिना हाथ लटक रहा है, यानी कि बायां हाथ जो है उसका कटी पर है और दाहिना हाथ जो है वो लटक रहा है। मस्तक पर फीता बांधा है, इसके बावजूद एक गर्दनी प्रमुख आभूषण है। यह हाथ में कमल लिए है। पटना से मिट्टी के टीकरे पर सूर्य की मूर्ति भी मिली है। यहाँ की फड़युक्त नागदेवी का चित्र भी मिला है, यानी कि पटना में जो है मिट्टी के टीकरे पर जो है सूर्य की मूर्ति मिली है और इसमें जो है नागदेवी का चित्र बना है। इसी प्रकार एक दंपत्ति की मिथुन मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यह मूर्ति अति सुंदर एवं आकर्षक है। पुरुष के बाएं तरफ स्त्री खड़ी है। पुरुष का एक हाथ स्त्री के आलिंगन को आतुर है। मुख स्त्री की ओर झुका है। स्त्री के वक्ष स्थल उभरे हुए हैं। कमर छीड़ एवं शरीर में लोच है। शुंग काल की मूर्तियां जहां मिट्टी से निर्मित होती थीं, वहीं स्तूपों आदि पर प्रस्तर को उकेर कर भी मूर्ति का स्वरूप दिया गया है। यानी कि जो स्तूप थे उस पर जो है पत्थर को जो है उस पर खोदा जाता था और उस पर उकेर कर मूर्ति बनाई जाती थी। तो यहाँ पे एक दंपति यानी कि पति पत्नी की मूर्ति मिली है जो कि मिथुन अवस्था में है और यह मूर्ति जो है बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है बताया जा रहा है। और पुरुष के बाईं तरफ स्त्री खड़ी है। पुरुष का एक हाथ स्त्री के आलिंगन को आतुर है। मुख स्त्री की ओर झुका हुआ है और स्त्री के वक्ष स्थल जो है वो उभरे हुए हैं और कमर छीड़ एवं कमर शरीर में लोच है। तो ये था कुछ जो यहाँ पे मूर्ति प्राप्त हुई है एक दंपति की, उसके बारे में। अगर दोस्तों यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं अगर इंटरनेट पे अवेलेबल होगी तो मैं आपको उसका चित्र इसके साथ अटैच कर दूंगा। आप लोग उस चित्र को देखते जाइएगा और याद करते जाइएगा कि ये मूर्ति है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित, यानी कि हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि जो मूर्तियाँ थी मथुरा और गांधार में वो बुद्ध से संबंधित मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई जा रही थी। तो यहाँ पे जो है उसको देख लिया जाए। शुंग काल में ही भरहुत एवं सांची के स्तूप निर्मित हुए, यानी कि जो सांची का स्तूप है अगर वो आपसे पूछा जाए किस काल में बना था तो वो शुंग काल में बना था। इस समय तक महायान संप्रदाय का उदय नहीं हुआ था, अतः बुद्ध एवं बुद्ध से संबंधित भाव प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किए जाते थे। सांची एवं भरहुत स्तूपों पर बुद्ध द्वारा गर्भ में प्रवेश, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन एवं महापरिनिर्वाण आदि को प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया था। यह प्रतीक क्रमशः श्वेत गज का गर्भ प्रवेश, बोधि वृक्ष, ध्वजयुक्त अश्व, धर्मचक्र एवं स्तूप आदि हैं। ध्यातव्य है कि सिर्फ बुद्ध को छोड़कर अन्य समस्त जनमानवकार में प्रदर्शित हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सांची में भरहुत स्तूप पर जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है लिखा नहीं गया है, बल्कि उसे जो है एक प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया है। और उनमें जो है बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति जो है, महाभिनिष्क्रमण है, धर्मचक्र परिवर्तन है, महापरिनिर्वाण आदि के प्रतीक के माध्यम से जो है दर्शाया गया है। और ये प्रतीक जो है कौन से हैं? इनका प्रतीक जो है वो श्वेत गज का गर्भ प्रवेश, बोधि वृक्ष, ध्वजयुक्त अश्व, धर्मचक्र एवं स्तूप आदि हैं। ध्यातव्य है कि सिर्फ बुद्ध को छोड़कर अन्य समस्त जन मानवकार में प्रदर्शित हैं। अब आगे चलिए देखते हैं जातक कथाएं जो हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियों को जातकों, स्तूप आदि पर बनाया गया है। जातक कथा के पात्रों को उनके मूल स्वरूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। इन जातकों में महाकवि जातक, बेसंतर जातक, षड्दंतु आदि प्रमुख हैं। यानी कि जातक कथा में जो है महात्मा बुद्ध के जो जन्म के पूर्व की कहानियाँ थीं उनको जो है स्तूपों पर बनाया गया है, लिखा गया है। और उनके मूल पात्रों को और मूल स्वरूप को जो है दर्शाने का जो उस कहानी में मेन कैरेक्टर्स हैं या मेन पात्र हैं उनको जो है वहाँ पे जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है। और इन जातकों में महाकवि जातक, बेसंतर जातक, षड्दंतु जातक आदि जो है वो प्रमुख जातक कथाएं हैं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग यक्ष यक्षिणी मूर्तियाँ। शुंग काल में निर्मित यक्ष यक्षिणी मूर्तियाँ अत्यंत स्वाभाविक एवं आकर्षक हैं। यक्ष यक्षिणी देवतुल्य पूज्य थे। इस काल की यक्ष यक्षिणी मूर्तियाँ अत्यंत सजीव हैं। कुबेर यक्ष, सुपावाड़ु यक्ष एवं चुलकोका एवं सिरमाल यक्षिणी जो भरहुत स्तूप पर निर्मित हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों भरहुत स्तूप पे कौन कौन से जो चित्र हैं वो निर्मित हैं, मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं। कुबेर यक्ष, सुपावाड़ु यक्ष एवं चुलकोका एवं सिरमाल यक्षिणी जो भरहुत स्तूप पर निर्मित हैं। सांची स्तूप पर उत्कीर्ण
वृक्ष दोहद यक्षिणी प्रतिमा अलंकृत एवं नयनाभिराम दृश्य उपस्थित करते हैं। यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं अलंकृत एवं वस्त्रों से युक्त हैं। इनके केश सज्जे संवरे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग देवी देवताओं का अंकन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ किस प्रकार से होती थी, कहाँ पे भरहुत स्तूप पे और सांची स्तूप पे बनाई गई थी, किस तरह से बनाई गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि देवी देवताओं का अंकन जो है किस प्रकार से होता था। तो सांची, भरहुत, बोधगया आदि स्तूपों पर स्तूप आदि का दर्शन करते हुए पुष्प अर्पित करते अनेक देवी देवताओं का भी अंकन है। यानी कि ये जो स्तूप हैं, यहाँ पे जो है देवी देवताओं का भी चित्र बनाया गया है, जो कि जो है पुष्प अर्पित करते हुए बनाया गया है। यथा ऐरावत नाग द्वारा बोधिसत्व की उपासना, गजलक्ष्मी इंद्र द्वारा बुद्ध प्रतीक की उपासना आदि। माया देवी के गर्भकाल का भी चित्रण किया गया है, जहाँ विविध देवी देवता माया देवी को घेर कर अभिनंदन कर रहे हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त साल भंजी का दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य और सामाजिक दृश्य भी मूर्तिकला को नया आयाम देते प्रतीत हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारी विशेषताएं जो है हमें आप देख रहे हैं कि ये शुंग कला की विशेषताएं हैं, और ये सारी विशेषताएं ये कहें या फिर इसके जो है गुण कहें वो शुंग कला के हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी विशेषताओं के बाद हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे कि देवी देवताओं का अंकन भी है। जो सांची स्तूप हैं, भरहुत स्तूप हैं या बोधगया में जो स्तूप हैं, वहाँ पर जो है देवी देवताओं का भी अंकन किया गया है। इसमें जो है गजलक्ष्मी इंद्र द्वारा बुद्ध प्रतीक की उपासना, माया देवी का गर्भकाल का चित्रण, विविध देवी देवताओं माया देवी को घेर कर अभिनंदन कर रहे हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त साल भंजी का दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य और सामाजिक दृश्य भी मूर्तिकला को नया आयाम देते हैं, यानी कि नया जो है नजरिया देते हैं। हम अगर आप देखेंगे तो एकल एवं युगल नारी पुरुष मूर्तियां भी अत्यंत स्वाभाविक एवं आकर्षक मुद्रा में चित्रित हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि शुंग काल में किस किस प्रकार की मूर्तियाँ थीं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि बुद्ध से रिलेटेड जो मूर्तियाँ थी, उसके बाद हम लोगों ने जातक कथाएं देखी कि जो भी जातक कथाएं थी उससे रिलेटेड मूर्तियाँ। फिर हम लोगों ने देवी देवताओं का भी अंकन देखा, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ देखी। अब हम लोग देख लेते हैं शुंग कला की विशेषताएँ एक पॉइंट फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं शुंग कला की विशेषताएँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो है शुंग कला हीन यानी बौद्ध कला से प्रभावित थी। इस समय बुद्ध को अतिमानवीय रूप दिया गया है, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो चित्र प्रतीक के माध्यम से चित्रित हैं, यानी कि उसको जो है नाम वगैरह नहीं लिखा गया है, वहाँ पे केवल प्रतीक लिखा गया है। चित्रों के निर्माण के छेनी हथौड़ी का प्रयोग किया गया है, यानी कि चित्रों को बनाने के लिए छेनी हथौड़े से तोड़ तोड़ के बनाया गया है। जातक कथाएँ मूर्तिकला के प्रमुख वर्ण्य विषय हैं, यानी कि जो जातक कथाएँ हैं वो मूर्तिकला के एकदम प्रमुख जो विषय होते हैं वो हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को स्वाभाविक रूप देने का प्रयास किया गया है, यानी कि जो इतिहास की घटनाएं थीं उनको जो है एक अच्छा रूप प्रदान किया गया है। मूर्तियों के गढ़न में निखार प्रतीत होता है, यानी कि जो मूर्तियों को गढ़ा गया है उसमें जो है निखार प्रतीत होता है, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कला का केंद्र मानव जीवन था, यानी कि उस समय जो है कला का केंद्र जो था वो मानव जीवन था, यानी कि मानव का जीवन जो है कला का केंद्र था। अगला हम लोग देखते हैं तो महात्मा बुद्ध का चित्रण प्रतीक के माध्यम से किया गया है। इसमें जो है महात्मा बुद्ध का जो चित्र है उसको प्रतीक के माध्यम से बनाया गया है। इस काल में मिट्टी, धातु या पत्थर का प्रयोग मूर्तियों के लिए किया जाता था। यहाँ पे अगला विशेषता है कि जो उस काल में जो है मिट्टी, धातु एवं पत्थर जो थे उनका प्रयोग जो है मूर्तियाँ बनाने के लिए ज़्यादा किया जाता था। हास्य दृश्यों का अंकन इस कला की नवीन खोज है, यानी कि हंसते हुए जो दृश्य हैं उनको जो है उनको बनाना जो है इस कला की जो है नवीन खोज थी। पहले जो है सादे तरीके के दृश्य बनते थे, लेकिन बाद में जो है हंसते हुए चित्रों को बनाया गया, जो कि इस कला की जो है नवीन खोज थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया शुंग मूर्ति कला की। इसको जो है दोस्तों अगर आप एक दो बार और इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं इसको आसानी से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप इसे एक ही बार में भी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये शुंग कला की मूर्तिकला की जो विशेषताएं थी और उसके बारे में जो भी जानकारी थी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।